तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका जो है वो सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए जो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। और दोस्तों, इससे बाहर आप सभी का जो है वो नहीं पूछा जाएगा, इतना गारंटी जो है वो मैं आप सभी को देता हूँ। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर के एंड तक बने रहना, और चैनल पर जो जो पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों अभी से लेकर के आप सभी का जब तक नहीं एग्जाम खत्म होता है, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले और एक बार कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, आइए और हम लोग आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैरिबल्डी। ठीक है, गैरिबल्डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर जो आप लोग नोट डाउन करते जाइए। गैरिबल्डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किसके विरुद्ध क्रांतियों का नेतृत्व किया। तो इसका आंसर हो जाएगा रूढ़िवादी व्यवस्था। ठीक है, रूढ़िवादी व्यवस्था इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में रूढ़िवादी के विरुद्ध पहला विद्रोह कब हुआ था। फ्रांस में रूढ़िवादियों के विरुद्ध जो है पहला विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों, पहला विद्रोह जो हुआ था वो 1830 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1830 ईस्वी। आगे चलते हैं और हम लोग आज का जो अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस राजवंश को सत्ता से हटा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश। आगे चलते हैं और हम लोग जो आज का अगला क्वेश्चन है कि उदारवादियों राष्ट्रवादियों ने राजतंत्र को हटा किस व्यवस्था को स्थापित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस राजवंश को सत्ता से हटा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उदारवादी राष्ट्रवादियों ने राजतंत्र को हटा किस व्यवस्था को स्थापित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैटरनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका अगला क्वेश्चन है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1832 ईस्वी। ठीक है, आगे चलते हैं और हम लोग अपना आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपनी स्वतंत्रता से पहले यूनान किस साम्राज्य के अधीन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑटोमन। अगला क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय सभ्यता को पालना कहा जाता है। ठीक है, किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वायरन। ठीक है, लॉर्ड वायरन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1832 के किस संधि के द्वारा यूनान को एक राष्ट्र स्वतंत्र के रूप में मान्यता मिली। तो कस्तूनतुनिया जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ऑटो वन विस्मार्क इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विस्मार्क निम्न में से क्या था। विस्मार्क जो था वो निम्न में से क्या था। तो कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले विस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो प्रसा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रसा।
अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना था? तो 1871 ईस्वी। ठीक है, 1871 ईस्वी भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो खून और खड़ग। ठीक है, खून और खड़ग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रशा का किन राज्यों से युद्ध हुआ? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुल्क संघ जोलवेराइन की स्थापना किसकी पहली बार की गई, किसकी पहल पर की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रशा का शासक कौन था? प्रशा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम। ठीक है, विलियम प्रथम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जनवरी 1871 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी जनवरी में हुआ था। और कब पूरा हुआ था? तो 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण जो है वो पूरा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी अमूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक। ठीक है, रूपक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टूटी हुई बेड़ियां, मशाल, तलवार, उगता हुआ सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? तो रूपक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू ली हुई महिला किस बात की प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? तो जर्मेनिया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जर्मेनिया। अगला क्वेश्चन है कि बलूत के पत्तों का मुकुट पहने जर्मेनिया किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी में बलूत को किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीरता। ठीक है, वीरता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर क्या कहा जाता है? बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर क्या कहा जाता है? आमतौर पर क्या कहा जाता है? एक मिनट। आमतौर पर बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर क्या कहा जाता है? बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ठीक है, तो वो लोग को क्या कहा जाता है? स्लाव। ठीक है, स्लाव वो लोग को कहा जाता है। आगे चलते हैं। बाल्कन क्षेत्र किस साम्राज्य के अधीन था? बाल्कन क्षेत्र जो था वो किस साम्राज्य के अधीन था? तो ऑटोमन। ऑटोमन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाल्कन क्षेत्र की किस कारण से तनाव पनपा? बाल्कन क्षेत्र में जो है वो किस कारण से तनाव पनपा था? तो रूमानी राष्ट्रवाद। ठीक है, रूमानी राष्ट्रवाद जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, रूमानी राष्ट्रवाद। ठीक है, रूमानी राष्ट्रवाद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जितना सारा VBI क्वेश्चन करवा रहा हूँ इससे बाहर नहीं पूछेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मताधिकार कहा जाता है। ठीक है, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मताधिकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसे राज्य, स्थान या समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका वास्तव में साकार होना संभव ना हो, वह क्या कहलाता है? तो कल्पनादर्श यूटोपिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कल्पनादर्श यूटोपिया। ठीक है, कल्पनादर्श यूटोपिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके कल्पनादर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? किसके कल्पनादर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? तो फ्रेडरिक सोरोयू। ठीक है, फ्रेडरिक सोरोयू इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सोरोयू कौन था? ठीक है, फ्रेडरिक सोरोयू कौन था? फ्रेडरिक सोरोयू कौन था? तो फ्रांसीसी चित्रकार था। फ्रेडरिक सोरोयू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है
कि फ्रेडरिक सरयू किस देश से संबंधित था। फ्रेडरिक सरयू जो था वो किस देश से संबंधित था, तो फ्रांस। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, फ्रेडरिक सरयू किस देश से संबंधित था, तो फ्रांस से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सरयू की 4 चित्रों की श्रृंखला में रचे गए सपनों के संसार में कैसे राष्ट्रों की कल्पना की गई है। फ्रेडरिक सरयू की 4 चित्रों में की श्रृंखला में रचे गए सपनों के संसार में कैसे राष्ट्रों की कल्पना की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि सामाजिक गणतंत्र भी हो जाएगा, जनतांत्रिक भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर, 1 और 2 दोनों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को किस रूप में दर्शाते थे, तो महिला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को किस रूप में दर्शाते थे, तो महिला के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। ठीक है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है वो क्या कहलाता है, तो निरंकुशवाद। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निरंकुशवाद। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो रूसो को। रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक कौन लिखा था, तो रूसो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, रूसो। आगे चलते हैं और हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या कुछ या अन्य कुछ, यह कथन किसका है। पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका था, तो यह कथन जो था वो रूसो का था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूसो। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वो सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो दिदरो ने। ठीक है, दिदरो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति ने मिलकर नेपोलियन को कब हरा दिया। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को कब हरा दिया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1815 ईस्वी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि कब हुई थी, तो 1815 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1815 ईस्वी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैटरनिक कौन था। मैटरनिक जो था वो कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, मैटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आगे चलते हैं और आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि वियना संधि के बाद फ्रांस में किस वंश की राजशाही पुनर्स्थापित हुई। वियना संधि के बाद फ्रांस में किस वंश की राजशाही पुनर्स्थापित हुई थी, तो बुर्बो वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बुर्बो वंश। अगला क्वेश्चन है कि वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन की प्रकृति क्या थी। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन की प्रकृति क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा निरंकुश, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निरंकुश। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो जुलाई 1830 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जुलाई 1830 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण की रूपरेखा देने वाले क्रांतिकारी जूसेपी मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इटली के एकीकरण की रूपरेखा देने वाली क्रांतिकारी जूसेपी मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1807 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो जेनेवा में हुआ था। ठीक है, 1807 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और जेनेवा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन यंग इटली की स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में किसने किया था। ठीक है, यंग इटली की स्थापना कब हुआ था, तो 1830 ईस्वी में हुआ था। और कौन किया था, तो जूसेपी मैत्सिनी ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जूसेपी मैत्सिनी। अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। सेम क्वेश्चन है, कौन किया था, तो जूसेपी मैत्सिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली
के अतिरिक्त मेत्सिनी ने की किस भूमिगत संगठन की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा यंग यूरोप। फर्स्ट नंबर जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यंग यूरोप। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के मध्य में इटली किन राज्यों में बटा हुआ था? 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 7 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेत्सिनी का प्रमुख लक्ष्य क्या था? जूसेपी मेत्सिनी जो थे उसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूसेपी मेत्सिनी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इटली का एकीकरण जो था वो कब पूरा हुआ था? तो 1870 में पूरा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हेब्सबर्ग साम्राज्य का किन देशों पर शासन था? हेब्सबर्ग साम्राज्य का किन देशों पर शासन था? तो 1 और 2 दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुअल। ठीक है, विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काउंट दे काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं और हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? फ्रांस का जो क्रांति हुआ था तो उस टाइम पे फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो 1 और 2 दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रांस की क्रांति के टाइम पे फ्रांस में राजतंत्र का भी शासन था और निरंकुशवाद का भी शासन था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई 16। ठीक है, लुई 16, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी राजशाही सरकारों को क्या कहा जाता है? तो निरंकुश सरकार, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निरंकुश सरकार। अगला क्वेश्चन है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो फ्रांस में था, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बास्तिल किले का पतन कब हुआ था? बास्तिल किले का पतन हुआ था 1789 ईस्वी में। बास्तिल किले का पतन कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि किसी राष्ट्र को सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रवाद। ठीक है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रवाद। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत पर भारी परिवर्तन ला दिया? तो राष्ट्रवाद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? तो राष्ट्र राज्य यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में कौन से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए? तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुने हुए नागरिकों के समूह नेशनल असेंबली द्वारा क्या केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो फ्रांस, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या था? ठीक है, तो फ्रांसीसी मुद्रा यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी मुद्रा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य तथा लक्ष्य यूरोप के लोगों को किससे मुक्त कराना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तानाशाही। ठीक है, तानाशाही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक महान सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का डैश घोषित कर दिया गया? तो फ्रांस का सम्राट। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, तो वो फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो वो फ्रांस का, सॉरी जर्मनी का नहीं, वो फ्रांस का सम्राट था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक व्यवस्था को तर्क संगत और कुशल बनाने के लिए नेपोलियन द्वारा लागू की गई संहिता के नाम क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिक संहिता। ठीक है, नागरिक संहिता 1804 ईस्वी में ये लागू किया गया था। देखिए वही क्वेश्चन आगे है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस के सुधार के लिए क्या कदम उठाए?
तो इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस पर जो हम लोग फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन संहिता को कहाँ से लागू किया गया। नेपोलियन संहिता को कहाँ से लागू किया गया था, तो फ्रांस के नियंत्रण वाले पूरे क्षेत्र से इसको लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नेपोलियन ने क्या सुधार किए, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता कानून के समक्ष समानता, आम सहमति से बनी सरकार, मताधिकार तथा कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति की वकालत कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदारवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 उदारवाद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रूढ़िवाद से क्या तात्पर्य, रूढ़िवाद से क्या तात्पर्य, तो उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उदारवाद की उत्पत्ति लैटिन शब्द लिब्रे से हुई है, इस शब्द का क्या अर्थ है, तो इस शब्द का अर्थ है आज़ादी। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का क्या मतलब था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उदारवाद इनमें से किसका पक्षधर था, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र के सभी निवासियों में से किसी प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करने को पूछा जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया जनमत संग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको नारीवाद कहते हैं। ठीक है, जितना सारा क्वेश्चन बताया हो इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, काफ़ी सारा MCQ मिल गया होगा, तो इसको आप लोग जो है वो याद कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल के आइकन को प्रेस करते जाइएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट करते जाइएगा, किस प्रकार का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना, तुरंत वीडियो बन करके रेडी हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी का सोशल साइंस के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।